बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि एक जो नैरेटिव चलाया जाता है तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, उसको चोट लगी है। और वो क्या चोट है कि तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और सेक्युलर नेताओं के 2014 के बाद भारत में सांप्रदायिक राजनीति वाले फेक नैरेटिव को एक ग्राउंड रिपोर्ट ने ध्वस्त किया है। सच्चाई है कि 2015 के बाद समाज के पिछड़े तबके, दलित, आदिवासी और मुस्लिम तबके की जिंदगी में नई तब्दीली आई है। शौचालय से लेकर अपना मकान, फोन, गैस सिलेंडर, बिजली से लेकर बैंक में खाते, स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक की तमाम योजनाओं का लाभ मिला है। पीएम फ्लैगशिप स्कीम ने गरीब तबकों में एक नई उम्मीद जगाई है। खास बात यह भी है कि इनमें मुस्लिम तबका सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। हम आपको डेटा भी देंगे इसका। एक इंडिपेंडेंट संस्था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने देश के अलग अलग हिस्सों में 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों के बीच सर्वे किया, डेटा जुटाई। साल 2019-2021 की केंद्रीय योजनाओं के लाभ को लेकर इस संस्था ने एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और उसकी खास बातें हम आपको बताने वाले हैं। ईएसी के पेपर में चौंकाने वाली तस्वीर आई है। जिन गरीब परिवारों में 2015 तक कोई सुविधा नहीं पहुंची थी, उन्हें वह भी अब पीएम की सभी योजनाओं का लाभ मिला है। इस ग्राउंड रिपोर्ट में केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में धर्म और जाति के आधार पर कोई विभेद जमीनी स्तर पर नहीं दिखी है। रिपोर्ट में कुछ जिलों के ब्यौरे में बताया गया है कि जहां हर घर बिजली टारगेट अचीवमेंट का दावा 68%, वहीं मुस्लिम समुदाय के बीच ये 71% हो चुका है। मेजॉरिटी डोमिनेटेड जिलों की तस्वीर हिंदू मुस्लिम के फेक नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है, जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ये नैरेटिव बनाते हैं। जहां बैंक अकाउंट का टारगेट 73% का दावा था, तो वहां मुस्लिम समुदाय ने 77% टारगेट अचीव किया, यानी 4% ज्यादा। इन जिलों में टारगेट अचीव में ओबीसी तबके में 73%, SC/ST तबके में 70% परिवारों को बैंक का एक्सेस मिला। फिर शौचालय हो, फोन हो, मोबाइल फोन या अपना घर, योजनाओं ने जाति धर्म के आधार पर कोई विभेद नहीं किया है। यह रिपोर्ट अपने आप में गवाह है। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के दर्शन ने सेक्युलर कम्युनल वाली जो बहस है उसको बेमानी साबित कर दिया है। हर घर नल से जल हो या फिर गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों को मिले मुफ्त अनाज, विपक्ष के जो तमाम आरोप इस बारे में हैं वो खारिज हो रहे हैं। सियासत में 2014 के बाद शुरू हुई नई बहस को सोशल मीडिया के चश्मे के बजाय करोड़ों लाभार्थियों के बीच जाकर देखने की जरूरत है, तब ये हकीकत नजर आएगी। और इस जो ये खास रिपोर्ट है जो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली और इस बारे में इस रिपोर्ट को उजागर करने वाली हमारे साथ खास तौर पर अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर शमिका रवि जी आपका डीडी न्यूज पर। सबसे पहले इस रिपोर्ट को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना चाहते हैं हम आपके जरिए। इस रिपोर्ट में जिस तरह की बातें आई हैं उससे तो जो एक नैरेटिव बनता है, जो एक बहस छिड़ती है, उससे इन डेटा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो बहस अपने आप में बिल्कुल बेमानी साबित हो रही है, ध्वस्त साबित हो रही है, क्योंकि आम लोग जिनको जरूरत है वो इन योजनाओं का लाभ उठाने में, और खास तौर पर मैं बात कर रहा हूं अल्पसंख्यक समुदाय, वो और ज्यादा जागरूक हैं और ज्यादा आगे हैं और लाभ उठा रहे हैं। शमिका जी। जी देखिए, होता है क्या है, आपने पिछले 8-10 सालों में, 8-9 सालों में बहुत सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें बताया जा रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है वीकन हो रहा है, कमजोर हो रहा है जी। अच्छा, ये जो स्टडीज होती हैं कहने को तो ऑब्जेक्टिव होती हैं, लेकिन ये 10, 20, 30 लोगों से बात करके परसेप्शन बेस्ड एक सर्वे करते हैं और उसके बेसिस पे वो ऐसा बताते हैं। अब इसमें दिक्कत कई है। एक तो ये है कि भाई ये 25-30 लोग कौन है, नंबर 1। नंबर 2 ये हो जाता है कि जब सैंपल लार्ज भी हो, देखिए डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये होती है कि कुछ एलीट मासस का जो चॉइस है उसको सबवर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सबके पास एक वोट होता है। इसीलिए लार्ज डेटा को देखना और ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि कुछ लोगों से नहीं बल्कि आप ऑब्जेक्टिव डेटा देखिए। तो उस नैरेटिव को जो है टेस्ट करने के लिए कि क्या भाई हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, भारत में क्या कोई ऐसा बायस है क्या, कि ऐसा कि पॉलिटिक्स तो है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस अपनी जगह है,
तो हम लोगों ने किया यूं कि 2015-16 में लोगों को सर्वे किया गया था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। फिर 2019 और 21 के बीच इन दोनों को अगर कंबाइन करिए तो तकरीबन 12 लाख हाउस होल्ड है। काफी लार्ज रिप्रेजेंटेटिव डेटा है। अब इसमें हम लोगों ने देखा कि मोदी गवर्नमेंट का एक साल आने के बाद जो 15-16 का डेटा है और 5-6 साल बाद सिचुएशन में क्या बदला। ठीक, देखिए लोग, गरीब लोग, हमने 20% जो बॉटम सबसे गरीब 20% है उन पे हमने फोकस किया है, क्योंकि हमारे ऊपर के जो 40-60% है उनको कई अमेनिटीज इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण, पास सरकारों के कारण ये सब आ रहा है कि गरीबों को इस तरीके से इतना फोकस करके अमेनिटीज जो है पहली बार है। तो लेकिन ये बताना एक चीज और डेटा में टेस्ट करना इज इट्स ओन पावर। तो जब डेटा आप देखते हैं तो आप डिस्क्रिमिनेशन ढूंढ रहे हैं कि भाई क्या कोई रिलीजन बेस्ड फर्क है अमेनिटीज का प्रोविजनिंग में, क्या सोशल ग्रुप्स ओबीसी है, SC ST है, या ज्योग्राफिकल क्लस्टर, उसको भी देखना जरूरी है। क्योंकि हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ही बहुत बड़े होते हैं। 2 मिलियन समझिए, 20 लाख तो हमारा एवरेज डिस्ट्रिक्ट का साइज होता है, बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट होते हैं। बिल्कुल, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट एक समान होमोजेनस नहीं होते। अगर रिलीजियस क्लस्टर की तरह हम डिस्ट्रिक्ट को देखें कि भाई कई डिस्ट्रिक्ट हिंदू मेजॉरिटी है, कई जगह मुस्लिम मेजॉरिटी है, कई जगह सिख मेजॉरिटी है, इनको ज्योग्राफिकल क्लस्टर के रूप में भी देखना जरूरी है। और इसीलिए क्योंकि अगर कोई सरकार डिस्क्रिमिनेट करती है तो ज्योग्राफिकली डिस्क्रिमिनेट करना आसान होता है, क्योंकि मुझे पता है कि उस डिस्ट्रिक्ट में भाई वो हमें वोट नहीं करते, वहां तक हम बिजली पानी क्यों पहुंचाएं। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है डेटा में, ये आपको साफ नजर आ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 12 लाख जो डेटा पॉइंट्स है उसको बहुत माइन्यूटली स्टडी किया और हमने 6 अमेनिटीज लिए, बिजली, पानी, फाइनेंशियल जैसे आप बैंक अकाउंट्स, कनेक्टिविटी, फोन, टॉयलेट्स और कुकिंग गैस। ठीक है। और इन सारे 6 अमेनिटीज में, जो कि आप समझिए इन अमेनिटीज का क्या महत्व है। बिल्कुल, ये जो बेसिक अमेनिटीज हैं, जो कि आपके टॉप 20% हम सबके पास है और सालों से है, लेकिन बॉटम 20% के पास ये पहली बार आया है। तो इसको क्लोजली स्टडी करना, ऑब्जेक्टिवली स्टडी करना एंड लार्ज डेटा में स्टडी करना बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन, सोशल या ज्योग्राफिकल बेस, वो डेटा में आपको दिख जाएगा। ठीक है। और ये जब हम लोगों ने स्टडी किया तो ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि देखिए पॉलिटिक्स अपने जगह है, जो आप सुनते होंगे। जी। लेकिन ये इंटरनेशनल ये जो स्टडीज भी है उसको आप पॉलिटिक्स ही समझिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की तरह अगर आप फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट देखें तो इसमें आपके डेटा में कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है, बल्कि कई ऐसे अमेनिटीज हैं जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप्स ज्यादा हम वो डेटा आपका बता रहा है। और अब मैं एक बात ये भी कहना चाहता था कि आमतौर पर जब कभी भी इस तरह की रिपोर्ट आती है तो उसके सैंपल साइज पर सवाल उठता है, लेकिन आपने खुद ये सैंपल साइज बहुत बड़ी साइज रखी है। इतनी बड़ी साइज आमतौर पर होती नहीं, लेकिन आपने इतने बड़ी साइज रखी है। और एक बात और, आपके डेटा जिन चीजों को स्थापित कर रहे हैं, जिन बातों को, वो हमें ग्राउंड पर दिख तो जाती है। आप अगर जाएं कहीं पर गांवों में तो आपको ये चीज दिखेगी, लेकिन ये जो बीच के लोग होते हैं, जिसमें आपने पॉलिटिक्स का नाम लिया, जिसमें कुछ ठेकेदार होते हैं, नैरेटिव्स के ठेकेदार, वो इन चीजों में गड़बड़ी बीच में करते हैं, जबकि जमीन पर वो दिखाई पड़ जाता है जो आपके डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसे में ये जिस तरह की रिपोर्ट आई है, तो इससे ये तथाकथित लोग जो इन चीजों को लेकर के करते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिक्स सिर्फ देश में नहीं होती है। पॉलिटिक्स तो तब भी होती है जब कोई बहुत बड़े नाम वाले, तथाकथित नाम वाले इंटरनेशनल रिपोर्ट छप जाते हैं, इंटरनेशनल अखबार में छप जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक मिरर है, एक आईना है ये रिपोर्ट। शमिका जी। जी बिल्कुल, इसीलिए डेटा को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और एक बेसिक पॉइंट लोगों को समझना ये होगा कि डेमोक्रेसी का यही ब्यूटी होता है कि कुछ एलीट जो है वो मासेस का चॉइस को आप सबवर्ट नहीं कर नहीं सकते। वो उनके वॉइसेस को वीक एंड, इसलिए हमने बॉटम 20% को देखा कि बॉटम 20% का क्या सिचुएशन है। मोदी सरकार के अंदर उनको बेसिक अमेनिटीज में क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन आया है?
और इसीलिए आप देख सकते हैं कि ये जो परसेप्शन बेस्ड छोटे छोटे स्टडीज करते हैं, जो कि पहले भी ये बोला गया है दिस इज पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, लेकिन वो परसेप्शन बेस्ड बहुत ही छोटी सैंपल की स्टडीज होती हैं, जो कि बहुत छोटे क्लब्स क्लिक्स के अंदर एक्सपर्ट्स आपस में बात करते हैं और उसको पब्लिश करते हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी ऐसा वो है कि आप हर इंसान को एक वोट है, तो बॉटम 20% का क्या सिचुएशन है, देयर वॉइस ऑफ द मीक एंड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसको आप सबवर्ट नहीं कर सकते। इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस डेमोक्रेसी। एंड इस स्टडी से ये तो बात बिल्कुल साबित होता है कि पॉलिटिक्स हटा के अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे फंक्शनिंग देखें तो इंडियन डेमोक्रेसी का रूट जो है बहुत डीप है और इट इज टोटली इंटैक्ट एंड हेल्दी, क्योंकि डे टू डे फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कोई ऐसा बायस और डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है इन द वे द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग इन प्रोवाइडिंग बेसिक अमेनिटीज। बिल्कुल, आपने जो बात कही एकदम वही बात जमीन पर दिखाई पड़ती है, वही बात डेटा रिफ्लेक्ट कर रही है। और आपकी डेटा में दिलचस्प बातें ये भी हैं, जब अब हम देख रहे हैं कि इसमें तमाम वो जो वंचित समुदाय हैं या जिनके बारे में ये नैरेटिव बनाई जाती है कि इनके खिलाफ भेदभाव, हम देख रहे हैं कि उनको लाभ मिलने की जो फीसदी है, प्रतिशतता है, वो और ज्यादा है। ऐसे में बहुत सारे, आपने पॉलिटिक्स की बात की, कुछ नामचीन अर्थशास्त्री होते हैं बड़े बड़े जो इस तरह के आरोप लगा देते हैं, लेकिन क्या अब ये हम उम्मीद करें कि वो भी अब हकीकत को देखेंगे, तथाकथित बुद्धिजीवी, बड़े बड़े नाम वाले अर्थशास्त्री भी? जी देखिए, हम लोग प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट हैं, हम तो हमारा मेथोडोलॉजी जब रोबस्ट होता है और रिगरस होता है और डेटा जो है पब्लिकली अवेलेबल है, कोई हमने ऐसा कोई प्राइवेट डेटा नहीं देखा। अच्छा, एक और बात है, ये सरकार का डेटा नहीं है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा नहीं है, रिपोर्टेड हाउस होल्ड लेवल डेटा है। मतलब इफ एनीथिंग दिस इज एन अंडर एस्टिमेट ऑफ रियलिटी, इट इज नॉट एन ओवर एस्टिमेट। जी, तो हम तो ये कहेंगे कि इफ एनीवन वांट्स टू चैलेंज द परसेप्शन और लगता है कि इंडियन डेमोक्रेसी कमजोर हो रहा है, तो कृपया आप डेटा को देखें, आप इस डेटा में देखें एंड ट्राई टू सर्च द डिस्क्रिमिनेशन, या फिर इस स्टडी को आप रेप्लिकेट करिए। डेटा इज एब्सोल्युटली पब्लिकली इजीली अवेलेबल एंड दिस इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन डेटा, दिस इज सेल्फ रिपोर्टेड हाउस होल्ड लेवल डेटा। तो डॉक्टर शमिका जी, आप बिल्कुल एक तरह से उन लोगों के सामने एक तरह से आप चुनौती भी पेश कर रही हैं कि आप डेटा को देखिए या जमीनी हकीकत को देखिए, आपको भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत नजर आएगा। इसलिए देश से लेकर विदेश तक जो ये फेक नैरेटिव फैलाते हैं, ये बंद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ख़ास तौर पर इस रिपोर्ट पर इतनी विस्तार से हमें समझाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो डॉक्टर शमिका रवि हमारे साथ जुड़ी थी और इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ गए हैं। आज की हमारी खास चर्चा यही है और साथ में हमारे साथ तन्वी प्रोही पॉलिटिकल एनालिस्ट यानी कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तन्वी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मैं पहले अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी का रुख करता हूं इस रिपोर्ट को लेकर के। विनोद जी, अभी हमने डॉक्टर शमिका से भी बात की और उन्होंने रिपोर्ट की कई बारीकियों को हमको समझाया। अब जरा सा ये बताइए, जो बात मैं उनसे भी कह रहा था कि तमाम नामचीन अर्थशास्त्री कोई देश छोड़ने की धमकी दे देते हैं, कोई कहते हैं मैं अब चला जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं, भारत रहने लायक नहीं है, लेकिन ये जो फेक नैरेटिव को आईना दिखाती हुई ये रिपोर्ट है, ये तो इन सभी लोगों की पोल पट्टी खोल रही है, इन एजेंडा वालों की। विनोद जी। लाल जी, हमें अपनी रिपोर्ट पे आने से पहले डॉक्टर शमिका का जो आज अभी उन्होंने कुछ बताई है, उनकी कुछ बातें जो है उसको हमें थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए। जैसे पहला कि उन्होंने जो डेटा का सैंपल साइज बताया है, बहुत बड़ा ये देखिए कि देश के 12 लाख जो हाउस होल्ड है उसके बीच में ये डेटा उन्होंने कलेक्ट कराया है। तो वो एक तरह से इस फैक्ट को लेके कि जितने नैरेटिव्स हैं उसके सामने में उन्होंने एक तरह से एक चुनौती देते हुए कहा है कि अब ये देखिए कि कुछ लोगों से बात करके एक इकोसिस्टम जो है यहाँ वो एक नैरेटिव बनाने की उनके एक सिलसिला काफी बरसों पुराना रहा है। आप उसमें आज की तारीख में उसका सोशल मीडिया इम्पैक्ट भी आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके जब आप परसेप्शन बनाते हैं तो इस देश की जो मौजूदा
सरकार है और उसकी जो व्यवस्था है उसको आप एक तरह से झूठा बनाने के लिए दिन रात प्रोपेगेंडा करते हुए दिखते हैं। अब इस रिपोर्ट में आपने सामने में क्या है, जब वो आप डॉक्टर सबैका बता रही थी कि आप ये देखिए कि 20% जो वो हाउस होल्ड है जो बॉटम लाइन के हैं, बॉटम में हैं, जिनको अभी तक ये बेसिक एम्यूनिटीज जो है, बेसिक सुविधा अभी तक ये देश में 75 साल की आजादी में पहुंची नहीं थी। उनको देश में अभी तक कई प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, उनकी योजनाओं का, उनके फ्लैगशिप स्कीम उनके दरवाजे तक आई नहीं थी। और वो बता रही हैं कि जो 20% बॉटम लाइन में लोग हैं उनके बीच में वो कैसे वो जारी योजनाएं पहुंची है और कैसे उन योजनाओं में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखा है। उसमें चाहे दलित हो, पिछड़े वर्ग ओबीसी के हों या मुस्लिम तबके के लोग हैं, ये अपॉर्चुनिटी सबको मिला है। उस अपॉर्चुनिटी में कई डिस्ट्रिक्ट की बात वो कह रहे थे जो डोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट है या कई जिले ऐसे हैं जिनकी बड़ी डेमोग्राफी है, लेकिन उन सारे जिलों का जो उन्होंने औसत बताया है कि आप देखिए कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन के बात तो दूर, कई जगह जो है वो माइनॉरिटीज को ज्यादा इसके फायदा मिले हैं और ज्यादा इनके सुविधा मिले हैं। रही बात, मैं दूसरी बात इसके साथ कह रहा हूं, जो मैडम सबैका की रिपोर्ट जो है अभी वो पेपर सामने में आया है, जो उन्होंने कहा है, उसका टाइटल है शायद डेमोक्रेसी इन वर्किंग जो है इनका, उनका जो ये पेपर का मैंने जो अभी देखा है, तो उस पेपर में जो उन्होंने विस्तार से सारी चीजों की चर्चा की है कि इस चर्चा के बाद में मैं इस चीज को जोड़ना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले अभी आप एक पद्मा अवार्ड में एक कादरी साहब आए हुए थे, आपने देखा होगा, उनको अवार्ड देते थे। और जब उन्होंने कादरी साहब ने कहा था कि भाई ये मैंने उम्मीद भी छोड़ दी थी और 10 साल तक हम ये कोशिश करते रहे और इस महान जो कर्नाटक के उस महान कादरी साहब का जो एक अपना आर्ट है जिसके लिए काम करते रहे, उनको कभी किसी ने सुध नहीं ली थी। लेकिन जब उन्होंने पीएम के सामने में कहा कि आपने मुझे गलत साबित किया है, तो वो जिस नैरेटिव की बात कर रहे थे और जिस बात को वो समझ रहे थे, अभी तक वो अपनी धारणा बना रहे थे, वही धारणा कमोबेश ये इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते रहे जी। बाद में कांग्रेस के लोगों ने कहा, कांग्रेस के नेता ने कहा कि इनको कहलवाया गया है, ये कांग्रेस कर्नाटक में इलेक्शन है, इनको ये बुलवाया गया है, ऐसी बातें हो रही है। लेकिन ये समझने की जरूरत है, जो सबसे बड़ी बात है कि जो धर्मनिरपेक्ष ये लोकतंत्र है जी, उस लोकतंत्र में जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस किस तरह से जमीन पे उतारी जा रही है और किस तरह से ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो आदर्श है, पीएम का जो दर्शन है, उसको जमीन पे लाया गया। लौटता हूं विनोद जी आपके पास, हम तन्वी के पास चलते हैं। तन्वी, जिस तरह की ये रिपोर्ट आई है उससे जो लोग भी ये यहां से लेकर के और 7 समंदर पार तक जो समा बांधते हैं, जो हवा बनाते हैं, उनको, उनकी कोशिशों को ये रिपोर्ट बहुत बड़ा आईना दिखाती है। क्या हम ये उम्मीद करें तन्वी कि अब इस रिपोर्ट के आने के बाद कम से कम विकास की राजनीति को ये सेक्युलर कम्युनल वाले ढांचे में डाल करके फेक नैरेटिव बनाने का काम नहीं होगा? तन्वी, आपने बात नैरेटिव की करी तो मैं स्टार्ट इसी से करना चाहूंगी कि हमारा जो भारत का संविधान है जिसमें हमारे पास आर्टिकल 14-15 है, वो ये गारंटी करते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन बिना किसी भेदभाव के काम करेगी। और सारी सरकारों ने अभी तक वो काम किया है बिना किसी भेदभाव के। लेकिन बात यहाँ आती है कि जब भाजपा के लोग, जब भाजपा की सरकार के होने, जब प्रधानमंत्री जी खुद किसी भी चीज को कंडेम नहीं करते हैं, जब कोई कम्युनल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं उनके पार्टी के द्वारा, तब ये आ जाता है कि राम राज्य में कुछ लोगों के साथ आखिर ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है, क्यों उनको आप अभी रिसेंटली आपने कर्नाटक का एग्जांपल दिया। कल ही कर्नाटका के एक बीजेपी के एमएलए ने बोला कि मेरे उनकी कम्युनिटी को धर्म सांस्कृतिक किया। अच्छा, अभी पिछले महीने पहले हरियाणा में राजस्थान के 2 मुस्लिम आदमियों को जिंदा जला दिया गया और उनके कातिल को आज तक हरियाणा की भाजपा सरकार पकड़ नहीं पाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन की जहां बात की जाती है, तो फिर बिल्किस बानो के रेपिस्ट को क्यों रिहा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात की भाजपा गवर्नमेंट जो है उनको पकड़ रही है? ठीक है, ठीक है, मैं आपको नैरेटिव की बात ही बता रही हूँ। ठीक है, ये बात यहाँ पे पॉलिटिकल, आज मुस्लिम लिस्ट क्यों है पार्लियामेंट के अंदर हमारे भाजपा सरकार, और
स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भाजपा के पास एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। अच्छा, आप ये मुझे भी आप कि क्या इलेक्शंस कोई वो संख्या भी गिन रही है कि कितने एमएलए या एमपी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं आपके पास तन्वी, लेकिन उससे पहले जरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नहीं जुड़ पाई हैं, हमने कोशिश की थी उनको जोड़ने की, लेकिन वो है नहीं। विनोद जी, आप ही के पास आ रहा हूं कि ये जो विनोद जी जो बात तन्वी गिना रही हैं, इसमें मान लीजिए कि किसी ने कोई बयान दिया तो उम्मीद है कि उस पर प्रधानमंत्री सीधे क्यों नहीं बयान देते उस बयान के जवाब में। एक तो ये उम्मीद दिखाई पड़ रही है इनकी बातों से। दूसरी बात ये कि कहीं मान लीजिए कि बिल्किस बानो का मामला अदालत में है, तो इनको ये लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी जो मैसेज देना चाहिए, जिस तरह बाकी पार्टियां बोलती हैं कि वो अल्पसंख्यकों की हितैषी हैं, उस तरह भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। जवाब तो सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता देती है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि क्या ये जो है ये नैरेटिव का आधार हो सकता है क्या? लाल जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि तन्वी जी जो बैठी हुई हैं वो राजनीतिक विश्लेषक हैं या कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अगर ये कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लाइन लेके अभी एनालिसिस कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम इन चीज़ों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया के नैरेटिव्स जो है वो किसी देश का एक फ्रेम में नहीं रखा जाता है, या पॉलिसी में या एडमिनिस्ट्रेशन में सोशल मीडिया के नैरेटिव्स नहीं होते हैं। अगर ये राहुल गांधी की बात कह रहे हैं, जो अभी विदेश में जाके ये बात कह रहे थे कि हमारा डेमोक्रेसी कमजोर हो गया है, इसमें इंग्लैंड को, अमेरिका को और दूसरे पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप करना चाहिए, तो उसकी बात को, उनकी बात को यहाँ तन्वी जी सपोर्ट करते हुए ये सारे नैरेटिव्स कर रहे हैं। क्योंकि ये नैरेटिव्स तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पे राहुल गांधी ने बता के इसी बात को साबित करना चाह रहे थे जो तन्वी जी भी बता रही थी यहाँ पे। मूल सवाल यह है जो हमारी रिपोर्ट पे उनको थोड़ी समझने की जरूरत है कि ये 12 लाख से ज्यादा डेटा जो सैंपल लिया गया है हाउस होल्ड का, उसमें जो लोगों को लाभार्थी हैं, जिनको लाभ मिला है केंद्रीय योजना का, जिनके घर में पहली बार आजादी में के बाद 75 साल के बाद नल का जल पहुंचा है, जिनके घर में बिजली पहुंची है, जिनको अपना मकान मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनको बैंक अकाउंट मिला है, ये जिनको जनधन कार्ड से लेके अब स्वास्थ्य योजनाओं का सारा लाभ मिला है, क्या उनसे कभी उनकी बात कभी सोशल मीडिया पे इन्होंने देखा था? क्या राहुल गांधी ने इसकी चर्चा ऑक्सफोर्ड में की थी? अगर ये सारे नैरेटिव्स को लेके जो सोशल मीडिया पे ये फेक नैरेटिव इसके कांग्रेस के आईटी सेल चलाते हैं और उसी को लेके अगर हमारे ये राजनीतिक विश्लेषक इसकी समीक्षा करते हैं, तो क्या आप सोशल मीडिया पे हर ट्वीट का, हर चीजों का कंडेम आप क्या पीएमओ से चाहते हैं? ठीक, अब इस पर ये परसेप्शन की सियासत को लेके जो ये कुछ लोग बैठे यहाँ इकोसिस्टम में, वो सारी चीजों को धता बताते हुए दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमारी ये रिपोर्ट है जो अभी जो अर्थशास्त्री हमारी समाइका डॉक्टर समाइका बता रही थी, उसको कम से कम इन्हें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तन्वी, अब आप जवाब दीजिए। सर, मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बहुत अच्छे से स्टडी कर चुकी हूँ, और आपने जो बात कही कि ये जो स्कीम्स वहां पहुंची हैं, मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है और वो भारत का संविधान लोगों को दिलाता है। लेकिन 75 सालों में बहुत सारे लोगों को संविधान के तहत नहीं मिला। भाजपा का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, अगर आप इतने ही श्योर है कि उनकी पॉलिसीज ग्राउंड पे काम कर रही हैं और मुस्लिम्स जो है वो उनके लिए वोट करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि यूपी के अंदर उर्दू में मन की बात के 12 एपिसोड्स को अभी छापा गया है और उस बुक को जो है दिया जा रहा है। मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं केरला में, क्योंकि G20 इंडिया में हो रहे हैं और इस टाइम पे नैरेटिव बिल्ड करना है कि भाजपा माइनॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तो धर्म संसद भी इस देश में दिख जाएगा जहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है उनके अगेंस्ट, जहां पे वो ऐसे गलत स्टेटमेंट्स देते हैं और फिर भी उनके अगेंस्ट कोई हेट स्पीच, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तन्वी, आपकी एक बात को मैं दोहरा रहा हूं। आपने कहा कि मुस्लिम आउटरीच के लिए प्रधानमंत्री के मन की बात पहुंचाई जा रही है, तमाम प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप फिर से वही वाली बात पकड़ रही हैं कि कहीं पर मान लीजिए कोई घटना घटी, किसी नेता ने कोई बयान दिया, तो आपको लगता है कि अगर उस पर सही ढंग से मैसेज नहीं दे रहे हैं तो उसी वजह से ये नैरेटिव बन रहा है। यही आपका कहना है? आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। बिल्कुल, भारत सरकार और भाजपा को अलग अलग यहाँ पे देखना पड़ेगा। बात यहाँ पे भाजपा के उन लोगों की हो रही है, उनके एक मैनिफेस्टो और उनके नैरेटिव की बात की जा रही है, जो कि कहीं से भी वेलकमिंग नहीं है हमारी इंडियन माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है,
अब मैं विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी, ये कह रहे हैं कि भारत सरकार को और बीजेपी को अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, और बीजेपी के लिए वो नैरेटिव, मतलब इनकी बातों से ये लग रहा है कि भारत सरकार तो अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है, ये रिपोर्ट भी बता रही है, लेकिन बीजेपी जो है उसको अलग तरीके से देखना होगा। लाल जी देखिए, ये दोनों अब उनकी ही बातों में कंट्रास्ट है कि वो कहना क्या चाह रही हैं। वो एक तरह से बीजेपी और सरकार को जब अलग अलग देखती हैं तो उनको अपना जवाब मिल गया होगा शायद, लेकिन मैं उन्हीं के बात से आगे बताता हूँ। ये सेकुलर डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस की जो ये अभी पेपर आई है जी, उस बात को समझें, और कांग्रेस में दिक्कत क्या है इस बात को भी कम से कम एक बार वो गौर करें। ये सेकुलर डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस जो है वो दिखाता है कि आपके जो आरोप हैं, जो सोशल मीडिया के को लेके आप नैरेटिव बनाते हैं, वो निराधार है। सिर्फ संविधान में संशोधन करके आप अगर इस देश को सेकुलर बना देंगे, सोशलिस्ट बना देंगे, उससे बात नहीं बनती है। जितना बात उससे बनती है जब आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेके आप जमीन पे उतरते हैं। और ये चीज समझने की जरूरत है हमारे प्रवक्ता को कि अब ये देखिए कि इसमें हुआ क्या है, दिक्कत क्या है। जो वो मुस्लिम तबके में आउटरीच की बात कर रहे हैं, उस बात को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। वो पसमानदा मुस्लिम हैं जिनकी बात अभी डॉक्टर समैका कह के गई थी जी, कि वो जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सोशली सबसे इकोनॉमिक बैकवर्ड वहां पे हैं अपने अपने सोसाइटी में, उनकी सूद लेने की कोशिश हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उनके समाज में आपका नैरेटिव नहीं चल रहा है, वो कहीं कहीं वोट करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए ये सारे जो गोलबंद है, ये सारे जो विपक्ष का अभी का जो गोलबंद है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, ये आपकी घबराहट है कि आपको लग रहा है कि इस वोट बैंक से अलग एक लाभार्थी का वोट बैंक बन रहा है जो इस नैरेटिव को नहीं मानता। तन्वी, मैं यही सवाल की बात करता है और उस पर विश्वास करता है। तन्वी, यही सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं कि लाभार्थियों का एक जो नया वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने और अब की तमाम कई राज्य सरकारों ने बना लिया है, वो लाभार्थियों का वर्ग विपक्ष के लिए एक चुनौती बन गया है क्या तन्वी, विपक्ष के दलों के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अब जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी या राजस्थान में बनी, तो क्या वहां पे जो है वो सिर्फ इन्हीं वर्गों की वजह से नहीं बनी है। वहां पे लोग भाजपा के काम से परेशान थे। वहां पे उनकी जो आपने स्कीम्स, जिनका इतना बड़ा अभी जो आपने ये चलाया है, उससे लोग खुश नहीं थे, और इसीलिए वहां पे चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ है, और जो कि कर्नाटका में होने वाला है। और आई एम श्योर कि मिश्रा जी को तो कर्नाटका में भी जवाब मिल जाएगा। तब आप उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात और गोवा का भी उदाहरण लेंगे, और मणिपुर का भी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मणिपुर का भी उदाहरण लेंगे क्या? नहीं, मैं बिल्कुल उसी के ऊपर आ रही थी। वहां पे तंत्र लेके कोई क्वेश्चन नहीं है। जहां पे लोगों ने जिनको वोट देना है वो वोट देंगे। बात यहाँ पे सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग की हो रही है कि फ्लाईओवर सिर्फ सड़कों पे नहीं बनने चाहिए, दिलों में भी फ्लाईओवर बनने चाहिए। जो ग्राउंड पे जो आज यूथ में जो पोलराइजेशन है, जो ग्राउंड में जो आज जो नफरत की फीलिंग जो जा रही है, क्योंकि टॉप लेवल से मैसेजिंग गलत, उस मैसेजिंग को सुधार जरूरत है। यहाँ पे बात उस पॉलिटिकल नैरेटिव की जा रही है, और वहां पे अगर ऑपोजिशन उनकी आवाज उठा रही है, उनको क्वेश्चन कर रही है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, या आप इनके अगेंस्ट एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये ऑपोजिशन का काम है लोकतंत्र में ये करना, और वो अपना काम उसी हिसाब से कर। चलिए ठीक है, चलते चलते कोई छोटी सी टिप्पणी विनोद जी? देखिए दिक्कत क्या है लाल जी, मैं जो बात कह रहा था कि वही बात निशा अच्छी तरह से समझ पाएंगी कि वो जिस स्टेट की बात कह रहे थे और जिसको गिना रहे थे। देखिए, हम अभी इलेक्शन पे चर्चा करने के लिए आज नहीं, बिल्कुल आज हम लोगों की चर्चा कुछ खास है। हम लोग कभी इसकी चर्चा करेंगे कि हारने और जीतने का, उसमें आप वोट परसेंटेज भी देख लीजिए और वो स्विंग भी देख लीजिए, तो आपको लगेगा उसमें, आप जाके डेटा थोड़ा सा दुरुस्त कीजिए कि लाभार्थी कहीं नहीं गया है। मैं इससे अलग बात करता हूं कि सीधे सीधे हमारा पॉइंट ये है आज का कि ये जो आज की रिपोर्ट है, आज जो ये सच का एक बड़ा खुलासा है हमारे सामने में, वो खुलासा को हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल समझने सोशल मीडिया का नैरेटिव जो है वो इस देश की हकीकत नहीं है। कुछ इकोसिस्टम की जो नैरेटिव है वो इस देश की हकीकत नहीं है। हिंदू मुस्लिम की बहस वो शायद सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे उनको, लेकिन जहां छत मिला है जिसको, जहां शौचालय मिला है जिसको, जहां ये सारी सुविधाएं मिला है उसको, जो 75 साल में कभी नहीं मिला था, आप शायद उनको
पूछिए कि ये सोशल मीडिया पे नैरेटिव है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो तन्वी जी को शायद बेहतर जवाब फेक नैरेटिव के सामने ये रिपोर्ट एक आईने की तरह बिल्कुल खड़ी है सामने में। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, और तन्वी आपका भी जुड़ने के लिए और विश्लेषण में हिस्सा लेने के लिए। तो आज की हमारी जो खास चर्चा थी वो यही कि ये जो फेक नैरेटिव है सेक्युलर कम्युनल वाली बहस का, उसको एक रिपोर्ट पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है, क्योंकि विकास की योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों ने बढ़ चढ़कर उठाया है। और अब